हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोस्फेयर। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया की सीरीज चल रही है हमारी, उसका हम थर्ड पार्ट करने वाले हैं 5th यूनिट का। बेसिकली सोशल वेलफेयर पॉलिसी मतलब समाज कल्याण नीतियां में आपका जो मनरेगा और राइट टू फूड है ये आपका रहता है, तो ये आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये वाला पार्ट आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बाकी सब कुछ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, सो आप वहां से देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आप लोगों को सारी अपडेट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया की, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज की भी वहीं पर, तो आप इजीली वहां से देख सकते हो। 1 बाय 1 सारा फॉलो कर लो सीक्वेंस, जैसे कि आपको पूरा सिलेबस कवर हो जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, इसके अलावा आपको सारी अपडेट मिल जाती है यहाँ पर, जो भी आपको नोट्स वगैरह चाहिए, जो मटेरियल है उसके। ठीक है, मतलब जो DOSOL के हैं। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर देना। एग्जाम टाइम है, एग्जाम पीक पे है, तो सबको हेल्प हो जाएगी, क्योंकि बहुत बच्चे परेशान हो रहे होंगे। बाकी सब्सक्राइब का 1000 का टारगेट है, सो उम्मीद है आप लोग उसको पूरा करा देंगे टाइम से ही, है ना। बाकी मनरेगा शुरू करते हैं। देखो, मनरेगा एक ऐसी स्कीम है, देखो कहीं कहीं आप इसको एज अ एक्ट भी पढ़ोगे, क्योंकि ये एक्ट बना, पहले ये स्कीम थी, इसको इंट्रोड्यूस किया गया 2005 में। ये एक सोशल मेजर है जो गारंटी करता है राइट टू वर्क, क्योंकि राइट टू वर्क समझ लो ना, काम करने का अधिकार। उसमें क्या है, 2005 में एक पॉलिसी बनाई गई, एक योजना बनाई गई कि जिससे आप समाज में लोगों के कल्याण करने के लिए कुछ कुछ उपाय ढूंढ रहे हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, क्योंकि आपको अगर सर्वाइव करना है तो भाई काम करोगे तभी सर्वाइव कर पाओगे ना, पैसा चाहिए। जीना है तो जीने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा कहाँ से मिलेगा, काम करके, राइट। बिना काम करे तो पैसा नहीं मिलने वाला, तो मेहनत करनी पड़ेगी। सो काम करने के अधिकार की बात की गई कि इसको आपको कुछ पॉलिसीज के थ्रू आपको ये चीज मिलने वाली है, तो उसका नाम है मनरेगा, है ना, MGNREGA। ठीक है, सो इसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। हिंदी में है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा बोल देते हैं। ठीक है, एक चीज और है कि ये एक्ट कब बनी थी, तो अगस्त 25, 2005 में बनी थी। अब इसमें होता क्या है, कैसे कैसे क्या है, तो थोड़ा सा वो देख लो कि ये जो मनरेगा है ये क्या करता है, आपको लीगली गारंटी प्रोवाइड करता है। मतलब वैधानिक रूप से आपको न्यूनतम मजदूरी दी जाती है, और कितने दिन की मिलती है, 100 दिन की। तो मनरेगा के तहत किसी भी इंसान को 100 दिन की क्या मिलती है, आपको काम करने का मौका मिलता है राइट टू वर्क के तहत, कि आपको अगर कोई जॉब नहीं है आपके पास तो आप एक इसमें क्या होता है कि आपका 100 डेज का आपको क्या मिलता है, काम मिलता है। पर एक चीज और है, काम क्या सबको ही मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। तो सबसे बड़ी बात क्या, कि जो फैमिली में आपका एडल्ट मेंबर होता है उसको मिलता है। दूसरी बात ये कि जिसके पास ना स्किल्ड ना हो, मतलब कि अगर आपके पास कोई ना कोई कुशल है ना, कार्य करने की कोई ना कोई स्किल है, कि आपको पता है कि मैं कुछ भी काम करके सरवाइव कर सकता हूं, तो आप स्किल लेवल में चले जाओगे। पर जिसके पास कोई टेक्नोलॉजिकल ज्ञान नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई का ज्ञान नहीं है, तो उनको आप फिर 100 डेज का रोजगार देते हो। और इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जिसके तहत आप ये कार्य करते हो, तो क्या क्या आता है वो थोड़ा सा आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, MRD, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। इसने इसको पूरा मॉनिटर किया है, मतलब पूरा इस पर निगरानी रखी है कि किस तरीके से आपने ये जो स्कीम है, ये जो योजना बनाई है, उसको कैसे लागू कराना है। एक चीज और है कि इस पर ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क नहीं करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ इस पर स्टेट गवर्नमेंट भी वर्क करती है, तो ये मिलकर काम करते हैं, तभी तो आप उस चीज को अचीव कर पा रहे हो ना। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, जो मनरेगा है उसमें 100 डेज का आपको क्या मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, या फिर काम करने का मौका मिल रहा है, राइट टू वर्क के अंडर आता है। दूसरी बात ये है कि ये आपको जो आपके अडल्ट मेंबर है उनको मिलेगा, और दूसरी बात अनस्किल्ड, जो भी अनस्किल्ड होते हैं ना उसको मिलता है ना। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और एक और बात है, 100 दिन का मतलब ये कि साल में एक बार, मतलब कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर आप देखोगे तो ओनली 100 डेज यू विल गेट दिस। ओके, सो एक चीज और, पहले ये नरेगा था, बाद में इसका नाम मनरेगा किया गया। ठीक है, सो नरेगा की फुल फॉर्म नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, हिंदी में नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, और इसी में ही क्या हुआ, महात्मा गांधी वर्ड को जोड़ दिया गया, जिससे ये मनरेगा बन गया। ठीक है, तो इस चीज को समझ लो। एक चीज और, PV नरसिम्हा राव 1991 में इन्होंने सबसे पहले इस एक्ट को प्रपोज किया था, और ये ना शुरुआत में ना ऐसा नहीं था कि पूरे इंडिया में लागू किया गया था, इसको एक पायलट एक्सपीरियंस की तरह, जैसे पायलट एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, कि आप ट्राई करके देखते हो कि चलो ठीक है, जैसे मिड डे मील योजना थी, उसका भी यही हुआ था कि वो थोड़ा सा ट्राई करके देखा, बट उसका आउटकम इतना अच्छा है कि भाई वो पूरे इंडिया में लागू करा दिया, है ना। तो ये वही वाली चीज हुई कि आपने थोड़ा सा देखा, ये वो वाली बात है ना, जब हम किसी शॉप पे जाते हैं
तो हम हल्का सा टेस्ट करके देखते हैं, हमें अच्छा लगता है तो हाँ भाई ये कर दे, 5 किलो पैक कर दे, कोई दिक्कत नहीं। वो वाला हिसाब है कि हमें पॉलिसी बहुत बढ़िया लगी, इसका आउटकम बढ़िया लगा तो आपने पूरे इंडिया में लागू कराया उसको, ठीक है। तो उसको पार्लियामेंट से अप्रूवल मिला और 625 डिस्ट्रिक्ट में इसको यूज किया गया। तो पायलट एक्सपीरियंस के आधार पर इसको यूज किया गया था, कब? 1 अप्रैल 2008 में, ठीक है। और नरेगा का विस्तार हुआ पूरा इसी तरीके से और धीरे धीरे फिर आपने इसको कंटिन्यू किया। गवर्नमेंट प्रेस करती है द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट एम्बिशियस सोशल सिक्योरिटी एंड पब्लिक वर्क प्रोग्राम, कि ये एक ऐसा दुनिया का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक कार्यक्रम के रूप में इसकी प्रशंसा की जाती है। क्योंकि देखो समाज की सुरक्षा हो रही है, कहने का मतलब है कि आप सोसाइटी में रह रहे हो तो यार ये हम सबका पार्ट है ना, मतलब हमें अच्छा लगेगा हम सर्वाइव कर रहे हैं, और कोई इंसान भूखा मर रहा है या फिर उसके पास काम करने को कुछ है नहीं तो मतलब वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा, राइट। और सीधी सी बात है, आप कभी भी किसी को कितना हेल्प करोगे, एक पर्टिकुलर टाइम बाद एक ऐसा फेज आएगा लाइफ में कि उसको कोई हेल्प नहीं करेगा, तो हर कोई बोलेगा भाई हाथ पैर तो सलामत है ना, तो जाके काम कर ले। तो अब काम मिले कहाँ से, क्योंकि स्किल तो है नहीं उसके पास। तो इसलिए गवर्नमेंट फिर ट्राई करती है कि वो 100 डेज के लिए आपको प्रोवाइड करा दे, सो दैट यू कैन अर्न समथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली। इसका उद्देश्य क्या है? ये एक्ट है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था किस एम से? टू इम्प्रूविंग द परचेसिंग पावर ऑफ रूरल पीपल, प्राइमरली सेमी एंड अनस्किल्ड वर्क टू पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन रूरल इंडिया। देखो अकुशल कार्य प्रदान करने की बात हो रही है उन लोगों को जो गांव में है या फिर गरीबी रेखा के नीचे है ना। और ऐसा कुछ नहीं है कि जो गांव में है, कहने का मतलब है अगर आप बीपीएल लाइन से बिलोंग करते हो, बिलो पॉवर्टी लाइन से है ना, गरीबी रेखा से नीचे हो, आपके पास कोई कुशल नहीं है, आपके पास कोई भी ऐसा टैलेंट नहीं है जिसको आप यूज करके कमा सको, तो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी कुछ ऐसे काम जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपना थोड़ा बहुत गुजारा चला सकते हो या बेसिक नीड्स फुलफिल कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक कोशिश ये भी थी मतलब इसी पॉलिसी की कि ये रिच एंड पुअर के बीच में गैप को थोड़ा सा कम करे, है ना, अमीर गरीब के गैप को थोड़ा सा कम करने की बात हो रही थी। एक बात और थी कि इस वर्क में 1/3 विमेन भी होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हम विमेन्स को भी मतलब ऐसा ना करें कि हम इसमें भी पार्शियलिटी कर दें कि नहीं यार आदमी है तो आदमी को ही काम दे दो, नहीं, अगर वो विमेन भी काम करना चाहती है मनरेगा के तहत तो वो अपने आप को एनरोल करा सकती है, ठीक है। तो आप जैसे मैन को दोगे ऐसे ही 100 दिन का रोजगार आप एक विमेन को भी दोगे, सिंपल। तो इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। अडल्ट मेंबर ऑफ रूरल हाउस होल्ड सबमिट देयर नेम। जो अडल्ट मेंबर है मतलब घर का जो वयस्क सदस्य है वो अपना नाम देगा, और खाली नाम तो देने से कुछ नहीं होगा। अब ऐसे थोड़ी है मैं जाऊंगी भाई मेरा नाम लिख लो मेरे को नौकरी दे दो, ऐसा नहीं होता। आप अपनी डिटेल्स दोगे, नेम बताओगे, एज बताओगे, क्योंकि आपके एज से ही पता चलेगा यू आर एडल्ट, राइट। एड्रेस दोगे, फोटो दोगे, और ये सारी की सारी चीजें आप कहाँ दोगे? ग्राम पंचायत में, क्योंकि हर चीज को काम करने का ना एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है, सो वी नीड टू फॉलो दैट प्रोसेस, है ना। तो आप उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए ग्राम पंचायत में जाकर अपनी सारी चीजें रजिस्टर कराओगे, और ऐसे में क्या होगा, आपकी पूरी इंक्वायरी होगी कि हाँ भाई सारी डिटेल ठीक है, उसके बाद आपको एक जॉब कार्ड इशू हो जाएगा। जॉब कार्ड के ऊपर क्या होता है? आपका एनरोलमेंट नंबर होता है, क्योंकि आपने आप खुद को एनरोल कराया, तो आपकी फोटो होगी, ठीक है, और वो जो वयस्क सदस्य है उसकी डिटेल्स होंगी इसमें जो भी आपने दी है। इसके अलावा रजिस्टर्ड पर्सन कैन सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर वर्किंग इन राइटिंग। देखो जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है वो एक एप्लीकेशन लगाएगा, एक आवेदन लगाएगा लिखित में, है ना, कि भाई उसको काम चाहिए। तो कहते हैं कम से कम 14 दिनों के लगातार काम के लिए, कि भाई कम से कम 14 दिन का आपको लगातार काम मिलेगा करने को, और आप इस चीज के लिए कहाँ जमा करा सकते हो? पंचायत में, या फिर प्रोग्राम जो ऑफिसर्स होते हैं उनको। पंचायत और जो प्रोग्राम ऑफिसर हैं वो इन एप्लीकेशंस को मतलब थोड़ी वैलिडिटी वगैरह चेक करते हैं, उसके बाद क्या होता है कि ये चीज लागू हो जाती है। वैलिडिटी देखी, उन्होंने देखा कि हाँ चलो सब ठीक है, तो जिस भी डेट पे आपने इसको आवेदन किया था तो तब से वो वाली चीज क्या होती है कि फॉलो अप होने लग जाती है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट विल बी प्रोवाइडेड विद इन रेडियस। देखो काम करने की बात हो रही है कि भाई आपको काम नहीं है तो आपको 100 दिन के लिए काम मिलेगा, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि 100 दिन के लिए काम मैं आपको ऐसी जगह भेज दूं, मतलब किसी दूसरे उसमें भेज दूं, दूसरे राज्य में भेज दूं। हालांकि ये स्टेट टू स्टेट होती है, अलग अलग एरिया वाइज होती है, तो ऐसा होता नहीं कि यूपी वाला बंदा यहाँ दिल्ली में आके काम कर लेगा मनरेगा के तहत, ऐसा नहीं, वो अपने ही पर्टिकुलर एरिया में होता है। तो उसका जो दायरा है वो 5 किलोमीटर है ना, कि विद इन 5 किलोमीटर उसको काम मिलेगा, चाहे मैन हो या वीमेन हो, क्योंकि इसमें हमें औरतों का भी तो ध्यान रखना है ना, क्योंकि उनके ऊपर और भी 10 रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम विद मैन, कि मैन के ऊपर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो विद इन 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर के दायरे में आप उनको अलाउ करेंगे, एंड इन केस उससे थोड़ा सा दायरा ज्यादा होता है तो आप उसके अकॉर्डिंग उनको क्या करोगे? अतिरिक्त मजदूरी दे दोगे, राइट, एक्स्ट्रा वेजेस आप प्रोवाइड कराओगे उनको। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है? सबसे बड़ी बात भारत का नागरिक होना चाहिए, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि किसी को भी बाहर से भी आके कोई भी मनरेगा मांगेगा, ठीक है, तो बेनिफिट उसको मिलेगा जो भारत का नागरिक है। दूसरी बात 18 साल की उम्र पूरी कर रखी हो,
ठीक है। तीसरी बात क्या है कि वो लोकल हाउस होल्ड का पार्ट हो, मतलब कि आप जिस एरिया में रह रहे हो, जहां पर आप ये आवेदन कर रहे हो, तो आप उस एरिया का पार्ट होने चाहिए ना। वैसा थोड़ी है कि मैं रहती दिल्ली में हूँ, मैं जाकर यूपी में मनरेगा के तहत काम मांग रही हूँ, जबकि वहां मुझे कोई जानता नहीं, मेरा वहां कोई घर बार नहीं, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो कहने का मतलब है इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए कि ग्राम पंचायत के आप नून एरिया में हो, ठीक है। इसके अलावा एप्लीकेंट मस्ट वॉलंटियर फॉर अनस्किल्ड लेबर, ये स्वयं इच्छा से आप काम कर रहे हो, पहली बात तो आपको कोई थोप नहीं रहा, क्योंकि आप खुद जाके एप्लीकेशन दे रहे हो कि भैया मुझे काम चाहिए, मेरे पास काम नहीं है, सिंपल। और आप क्या कर रहे हो कि आकुशल हो, भाई मेरे पास वो स्किल नहीं है जिससे मैं कमा सकूं, तो इसलिए आई एम कमिंग टू यू कि मैं आपके पास आया हूँ, भाई मेरे को काम दे दो, ठीक है। अच्छा, इसका कुछ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो बात हमने पहले देखी, 100 दिन का रोजगार मिलेगा, ठीक है, पूरे फाइनेंशियल ईयर में, मतलब पूरे साल में, एक वित्तीय वर्ष में आपको 100 दिन के लिए काम मिल रहा है। इसके अलावा वयस्क सदस्य स्वयं इच्छा से, मतलब जो भी आपका एडल्ट बंदा है वो खुद अपनी इच्छा से काम करेगा, वहां पर कोई आपको वो नहीं करेगा, ठीक है। दूसरी बात, अकुशल शारीरिक काम करना है। देखो अकुशल शारीरिक काम समझते हो, जैसे आपको कोई वजन ढोने का काम दे दिया, या फिर आप कहीं रोड बन रही है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, गवर्नमेंट के कुछ स्टैंडर्ड्स निकल रहे हैं, तो वहां पे उसके थ्रू आपको काम दे दे, क्योंकि आपको पता है आपको कोई ऐसा काम थोड़ी दे देंगे कि मशीन चलाओ। अगर मशीन चलानी नहीं आती आदमी को तो भाई कैसे चलाएगा, वजन तो ढो सकता है ना, वजन ढोने में तो कोई काम नहीं है, अगर मतलब ऐसे काम जिसमें कोई स्किल नहीं लग रही, तो ऐसे काम आपको दे दिए जाएंगे। इसके अलावा इंडिविजुअल बेनिफिशियरी ओरिएंटेड वर्क कैन बी टेकन ऑन द कार्ड ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, वो यही वाली बात हो रही है, जो अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं, शेड्यूल कास्ट ट्राइब हैं, जो छोटे स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे लोगों को आप हेल्प करते हो, कोशिश करते हो कि ऐसी योजनाएं जैसे इंदिरा आवास योजना के तहत आप इनको काम पकड़ा दोगे, क्योंकि गवर्नमेंट को ये अपनी पॉलिसी भी फुलफिल करनी है स्कीम के थ्रू, ठीक है, और लोगों को काम का काम मिल जाएगा, तो इस तरीके से मिलकर चीजें हो जाती हैं। एक चीज और है, विद इन 15 डेज ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन, आपने एप्लीकेशन जमा कर दी तो 15 दिन के भीतर भीतर आपको काम मिल जाएगा, आपको काम की डिमांड हो जाएगी, ठीक है। और आवेदक को उसी अकॉर्डिंग क्या होने लग जाता है, फिर वेजेस या फिर पैसा जो वेतन है वो रोजगार प्रदान किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू गेट अनएम्प्लॉयमेंट। देखो एक बात और है कि आपको ये पता है, मान लो आपने आवेदन किया, मतलब आपने एप्लीकेशन सबमिट की कि आई नीड वर्क, कि मुझे भैया काम चाहिए, मेरे पास काम नहीं है, ठीक है। 15 दिन के अंदर अंदर अगर आपको काम मिल गया तो वेल एंड गुड, इन केस नहीं मिला तो भी आप भत्ता पाने का अधिकार है आपको, दैट मीन्स कि आपको वेजेस पाने का राइट है, क्योंकि आपने अप्लाई कर दिया तो गवर्नमेंट आपको कुछ ना कुछ काम प्रोवाइड कराती ही कराती है, ठीक है। सो वही वाली चीज है कि विद इन 15 डेज आपको होना चाहिए, मतलब विद इन 15 डेज आपको मजदूरी प्राप्त हो जाती है, वेजेस प्राप्त होने शुरू हो जाती हैं। वेराइटी ऑफ परमिसेबल वर्क विच कैन बी टेकन अप बाय द ग्राम पंचायत। देखो अलग अलग तरीके के जो कार्य हैं जो ग्राम पंचायत द्वारा कराए जाते हैं, उसमें भी ये रोजगार 100 दिन वाला शामिल हो जाता है। मनरेगा फोकस करता है सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करना विमेन को। वो कहता है कि हम देखो वैसे तो ये अनस्किल्ड लेबर को सशक्त कर रहा है, बट पर्टिकुलरली विमेन की तरफ भी ध्यान दिया जाता है, ऐसा नहीं कि औरतों को हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त करने का काम करता है। मनरेगा प्रोवाइड करता है आपको ग्रीन एंड डिसेंट वर्क, हरित और सभ्य कार्य, मतलब कुछ ऐसा काम नहीं देंगे कि आपको डिसरिस्पेक्टिंग लगेगा या आपको लगेगा कि मतलब मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ काम नहीं होगा जिससे आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। बहुत ही हरित और सभ्य काम मिलेगा आपको करने को, जिससे आपको कुछ भी डिसरिस्पेक्टिंग नहीं लगेगा, आपको लगेगा मैंने जितनी मेहनत की मुझे उसके हिसाब से पैसा मिल रहा है, ठीक है। सोशल ऑडिट ऑफ मनरेगा वर्क इज मैंडेटरी विच लैंड टू अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। देखो सोशल ऑडिट किया जाता है, सोशल ऑडिट मतलब सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है, क्योंकि इसके थ्रू क्या होता है कि जवाबदेही और पारदर्शिता आती है। अब इसका मतलब समझ नहीं आया होगा तुम्हें, तो इसका मतलब ये है कि जब आप देखते हो कि आपके सोशल ऑडिट होती है, ऑडिट समझ ही रहे हो ना, सारा जांच पड़ताल करना सारी चीजें, तो जब मनरेगा के तहत जांच पड़ताल होती है तो उसमें पता लगता है कि अगर ये लिस्ट बनी हुई है, मेरे पास ये लिस्ट है, ठीक है, यहाँ पर पर्सन के नाम है और यहाँ पर इनका अमाउंट दे रखा है मैंने कि हाँ भाई इनको इतना अमाउंट गया, इतना पूरी डिटेल है जो बेसिक होनी चाहिए, तो ये देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर इसको कोई जांच पड़ताल वाला नहीं होगा, कोई चेक करने वाला नहीं होगा, इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, तो भाई अकाउंटेबिलिटी नहीं बनेगी इनकी, तो कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी। क्योंकि फिर तो ऐसा हो जाएगा ना, जो लोग मर चुके हैं या फिर जो लोग यहाँ से जा चुके हैं, मैं तो उनके नाम पर भी सरकार से पैसा लेती रहूंगी और उन लोगों को दूंगी नहीं, क्योंकि वो तो मर चुके हैं, फिर वो यहाँ से जा चुके हैं, तो मेरे पास डेटा तो होगा दिखाने को। तो ऐसी वाली हरकत ना हो, इसीलिए क्या है कि सोशल ऑडिट टाइम टाइम पर होता रहता है, ठीक है। मनरेगा का जो काम है वो क्या करता है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करता है, ठीक है। इसके अलावा प्रोटेक्ट करता है फार्मर्स को, कि जो भी रिस्क हैं, जो भी कंजर्व करता है वो नेचुरल रिसोर्सेज को। कहने का मतलब है कि आपके फार्मर हो गए, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी काम हो गए, कोई भी नेचुरली चीजों को आपको कंजर्व करना है, नेचुरल रिसोर्सेज को, तो उनके लिए काफी काम करता है, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए, ठीक है, और किसानों को जोखिम वगैरह से बचाता है। इसके अलावा ग्राम सभा इस
द प्रिंसिपल फॉरम, देखो ग्राम सभा प्रिंसिपल फॉर्म है, प्रिंसिपल फॉरम इसलिए बोल रहे हैं उसको क्योंकि यही तो ऐसा मंच है ना जहां के थ्रू आपको काम मिल रहा है, जिनके थ्रू आपकी बात उठाई जा रही है, आपकी डिमांड्स को फुलफिल किया जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपनी बातें रख सकते हो, अपनी डिमांड्स को फुलफिल कर सकते हो। ठीक है, ग्राम सभा ही है जो ग्राम पंचायत के साथ मिलकर अप्रूव करती है अपने काम को, जो भी मनरेगा के तहत आता है, और फिक्स करती है प्रायोरिटी की, जो भी उनकी प्राथमिकता है उसके अनुसार क्या किया जाएगा, काम किया जाएगा। रोल ऑफ ग्राम पंचायत है ना, ग्राम पंचायत के क्या क्या रोल होते हैं। सबसे बड़ी बात, आप रजिस्ट्रेशन के लिए जो एप्लीकेशन देते हो कहाँ देते हो, वहीं जाके देते हो। ठीक है, वेरीफाई होगी रजिस्ट्रेशन, भाई वो पूरा आपकी डिटेल्स चेक करके वेरीफाई करेंगे, रजिस्टर करेंगे कि भाई पूरा पंजीकरण हो चुका है, जॉब कार्ड इशू हो जाएगा जिसमें आपकी सारी डिटेल मिल जाएंगी, एप्लीकेशन पूरी जो भी रिसीव हुई है उनकी सारी डिटेल्स उनको अपडेट करनी होती हैं। इसके अलावा आप पूरा क्या करोगे, रसीदें जारी करोगे, मतलब जो भी रिसीट है ना, इशुइंग डेट की, हाँ भाई बंदे ने काम करना कब से कब शुरू किया, अगर ये पर्सन है तो इसने किसी एक पर्टिकुलर डे से शुरू किया होगा काम करना, क्योंकि मुझे इसका 100 डे का आपको दिखाना पड़ेगा, तो उसकी पूरी वो जो रिसीट है वो आपको दी जाती है। इसके अलावा ये अलॉट करते हैं विदिन 15 डेज, आपको 15 दिन के अंदर अंदर जैसे आपने एप्लीकेशन सबमिट की तो आपको कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा किसी भी कीमत पे। ठीक है, अच्छा इसके अलावा फंडिंग की बात हो रही है, देखो ऐसा है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करती है, मतलब केंद्रीय और राज्य सरकारें मिलकर इस पे काम करती हैं, ये बात हमने पढ़ी। 75% जो है आपका कॉस्ट वो सेमी स्किल्ड और स्किल्ड लेबर की तरफ से आता है। ठीक है, 100% जो कॉस्ट जाता है वो अनस्किल्ड लेबर को जाता है, 75% जो जाता है वो मटेरियल और 6% जो जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना लिख देना कि हाँ दोनों मिलकर कार्य करते हैं। जो आकुशल है उनकी पूरी लागत 100% आती है, क्योंकि आप उनको पूरा ही पैसा दे रहे होते हो। ठीक है, और अर्ध और कुशल श्रम वाला है उनका 75, तो इस तरीके से बाइफरकेट है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यू कैन स्किप दिस। ठीक है, करंट एम्प्लॉयमेंट देखोगे 15.51 करोड़ लोग, मतलब जो श्रमिक हैं इसमें नामांकित हैं या रजिस्टर्ड हैं इस स्कीम के अंडर। फीचर क्या है मनरेगा के, क्या क्या विशेषताएं हैं, देखो लीगल राइट वर्क प्रोवाइड करा रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट चाहे तो दे दे, कोई चाहे तो ना दे, नहीं, मतलब ये कंपल्सन उनको देना ही पड़ेगा, उनकी मजबूरी है, क्योंकि ये कानूनी रूप से हो गया ना, तो काम करने का अधिकार आपको कानूनन अधिकार है। ठीक है, और किसको मिलेगा, एडल्ट मेंबर को मिलेगा, ये बात हमें पता है कि जो वयस्क सदस्य है उसको रोजगार मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात वीमेन लेबर फोर्स, कि आप औरतों को भी, मतलब जो महिला श्रम शक्ति आप उसको ज्यादा प्रमोट कर रहे हो कि हाँ भाई विमेन्स भी आकर इसका बेनिफिट उठा सकती हैं, तो कम से कम जो आपका डेटा होगा उसमें 1/3 महिलाएं होनी ही चाहिए। ठीक है, दूसरी बात क्या है, वेजेस जो है मस्ट बी पेड अकॉर्डिंग टू द वेजेस, मतलब जो वेजेस हैं, जो आप न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है ना उसके अनुसार ही आप क्या करोगे, 1948 में जो बना था उसके तहत ही आप क्या करोगे, भुगतान करोगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि जो डॉक्यूमेंट है, जो सरकार ने रेट तय किया हुआ है, आप उससे कम दे दोगे उनको, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, टाइम बाउंड गारंटी ऑफ वर्क, आपको पता है विदिन 15 डेज आपको मिल जाना चाहिए, अगर नहीं मिलता तो आपको फिर वेजेस दिए जाएंगे, है ना, अलाउंस दिया जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के नाम पर आपको वेजेस देना शुरू किया जाएगा, क्योंकि अगर सरकार के पास बाई चांस कोई काम नहीं है अभी आपको देने को, बट आप अप्लाई कर चुके हो तो ये आपका राइट है, तो दैट मीन्स कि आपको अलाउंस मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, विकेंद्रीकृत योजना, आपको पता है डिसेंट्रलाइज में हमने पढ़ाई था पंचायती राज वगैरह, है ना, तो पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है इनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राथमिक जो इनकी जिम्मेदारी है वो यही है कि हम ऐसी योजनाएं बनाएं, इस तरीके से लागू कराएं, मॉनिटरिंग करें सारे कार्य को, है ना, निगरानी करें, तो इन सब की जिम्मेदारी किसकी, आपकी पंचायत की। ग्राम सभा मस्ट रिकमेंडेड द वर्क दैट आर टू बी वर्क डन, एटलीस्ट 50% ऑफ द वर्क मस्ट बी एक्सक्लूडेड बाय देम। वो ये कह रहे हैं कि ग्राम सभा को जितने भी कार्य किए जाते हैं उनकी अनुशंसा भी करनी है, 50% कार्यों को उनके द्वारा ही पूरा भी करना है, तो इस चीज का ध्यान रखा जाए। इसके अलावा ट्रांसपेरेंटी एंड अकाउंटेबिलिटी हमने पढ़ी ली थी, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी भी है, तो ये ग्राम सभा के थ्रू ही आपकी मेंटेन रहेगी, क्योंकि सोशल ऑडिट होगा तो पूरा मतलब जो आपकी डिटेल्स है ना वो पूरी लिखी जाती है, मतलब राइटिंग में लिखी जाती है, सारी इन्फॉर्मेशन बोर्ड को जाती है, पूरा मैनेजमेंट देखा जाता है, क्योंकि आपको ये सारा का सारा जो डेटा है वो ऑडिट होता है ना, और इस डेटा को अगर आप देखोगे तो तभी आपको क्या मिलेगी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ द स्कीम, योजना का महत्व। इट इज अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। भाई देखो सोशल सिक्योरिटी है, मतलब आपको पता है कि ये सामाजिक सुरक्षा है, क्योंकि समाज में रहने वाले लोगों को आप सुरक्षा प्रदान कर रहे हो, अदरवाइज तो भूखे ही मर जाएंगे डर डर के। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, आप जनरेट कर रहे हो एम्प्लॉयमेंट किसके लिए, रूरल पुअर के लिए, और इंश्योर लाइवलीहुड फॉर पीपल इन द रूरल एरियाज। कहने का मतलब है कि जो लोग गाँव में रहते हैं, ग्रामीण एरिया में जो लोग रह रहे हैं, जो गरीब हैं, उनको आप रोजगार प्रदान कर रहे हो। ठीक है, और कोशिश कर रहे हो कि उनकी आजीविका को सुनिश्चित करो, ऐसा करके ये जो स्कीम है लार्ज स्केल पर पार्टिसिपेशन दिखाती है विमेन्स का, शेड्यूल ट्राइब का, और जो भी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है आपकी सोसाइटी के, सबको रोजगार प्रोवाइड कराती है। ठीक है,
इट इंक्रीज द वेजेस रेट इन रूरल एरिया एंड स्ट्रेंथन द रूरल इकोनॉमी थ्रू द क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट। देखो सीधी सी बात है, ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरी दर बढ़ेगी क्योंकि आपको रोजगार मिलेगा, और संपत्ति का निर्माण होगा क्योंकि आप कुछ ना कुछ तो काम करोगे ही ना, उसी के बदले तो आपको पैसा मिल रहा है। तो वो दोनों ही काम साथ साथ हो जाते हैं और आपकी अर्थव्यवस्था के लिए भी काफी अच्छा हो जाता है। ये फैसिलिटेट करता है किस चीज को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, आपका सतत विकास हो। ठीक है, एक चीज और थी, कंट्रीब्यूट करता है डायरेक्शन ऑफ वाटर कंजर्वेशन, मतलब नेचुरल, हमने पढ़ा था ना अभी नेचुरल रिसोर्सेज की बात की, जितने भी हमारे संसाधन है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, आप उनको सिक्योर करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हो, ऐसे काम करते हो। तो वाटर कंजर्वेशन की तरफ भी आप ध्यान दोगे, इसके साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी आपसे काम कराया जाएगा, तो वो चीज़ बहुत सही है। ये प्रोग्राम प्रोवाइड कराता है बहुत लोगों को रिलीफ, क्योंकि बहुत से लोग माइग्रेंट आते हैं, है ना, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना मतलब लाइवलीहुड खो देते हैं ड्यू टू पैंडेमिक की जो प्रॉब्लम्स आई एकदम से, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं होता, तो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि इतने ज्यादा टूट जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि भाई लोग आत्महत्या, सुसाइड तक कर लेते हैं, ये सोचकर कि मैं तो अपने परिवार का पेट ही नहीं पाल पा रहा, या फिर मैं खुद कुछ कमा नहीं पा रहा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, मैन और विमेन दोनों के लिए। तो इसीलिए फिर हम क्या करते हैं, मैन विमेन SC ST मार्जिनलाइज्ड हो गए आपके, है ना, और माइग्रेंट्स को भी अलाउ कर देते हैं। बस वही है कि आपके पास अपने वैलिड प्रूफ्स हो, आप उस एरिया में एकदम नए जाकर आप नहीं मांग सकते, है ना, तो कुछ टाइम सर्वाइव करोगे आप वहां, आपको लगेगा कि चलो ठीक है, आपको कोई काम नहीं मिल रहा है, तब जाकर आप क्या करोगे, मनरेगा के लिए अप्लाई करोगे। ऐसा तो नहीं होता ना एकदम से मैं गई किसी जगह पर एज अ माइग्रेंट और मैं एकदम से जाके वहां पर बोलूँ चलो मुझे मनरेगा के तहत कार्य दो, नहीं, आपको पूरे प्रूफ, पूरे जो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वी नीड टू फुलफिल दैट, है ना, तो उस चीज को थोड़ा सा फुलफिल करने की जरूरत है। इसके अलावा ये स्कीम है, ये देखती है कॉमन कम्युनिटी एसेट, ये चाहती है कि चाहती क्या है, मतलब इस स्कीम के तहत काम होता है कि जो कॉमन कम्युनिटी एसेट्स हैं वो बनाए जाए, मतलब सामान्य जो सामुदायिक संपत्ति है उनका निर्माण किया जाता है इस योजना के तहत। तभी तो आपको कुछ ना कुछ काम मिल रहा है ना इस बहाने, और तभी तो आप लोग पैसा कमा रहे हो फिर, है ना। तो ये वाली चीज हो गई क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे में क्या आता है कि आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आपके पास एक जिम्मेदारी आती है कि हाँ भाई आपको किसी संरचना को बनाना है तो उसका देखभाल करना है। इसके अलावा फॉर इंस्टेंस मैनी जोहड़ समझ रहे हो कि वो जो जोहड़ होते हैं ना, मतलब उसको पॉन्ड्स भी बोल देते हैं, गांव वाले लोग समझते होंगे, या फिर जिन लोगों के गांव होंगे ऐसे बोल देते हैं हम तो जोहड़ पे नहाने जा रहे हैं, और आप देखोगे कि वहां पर भैंसें भी नहाती हैं, लोग काम भी कर लेते हैं, तो मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। मतलब ये सारी चीजें रूरल एरिया वाले जो लोग होते हैं उनको ज्यादा पता होता है, ठीक है, या फिर हम सबके भी गांव हैं तो आई थिंक 80% तो स्टूडेंट्स अवेयर होंगे इस वाली बात से, है ना। डैम वगैरह हो गया तो जो बहुत टाइम से नहीं बनी है या फिर खाली पड़ी है, तो उन सब के ऊपर काम करना, तो जैसे कर्नाटका में इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम हुआ है, और ये सारा काम मनरेगा के तहत ही पूरा हुआ है। इसके अलावा इश्यूज विद मनरेगा से जुड़े कुछ मुद्दे हैं जिसकी हम बात करें तो जैसे पुअर मेंटेनेंस है, मतलब कहने को तो आप दिखाई रहे हो कि सारी चीजें अच्छे से हो रही हैं, बट खराब रख रखाव है। बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जो मनरेगा के तहत क्रिएट किए गए हैं, है ना, क्यों, क्योंकि उनकी मेंटेनेंस नहीं थी सही से, तो उनको मेंटेन करने के लिए मनरेगा के तहत इस पर काम हुआ। इसके अलावा दिस सिंपली इंप्लाइज द वेस्टेज ऑफ टाइम, एनर्जी एंड रिसोर्सेज। ऐसा भी होता है कि मतलब सीधे तौर पर समय, ऊर्जा, संसाधनों की बर्बादी से, है ना। वो ये कह रहे हैं कि मनरेगा के तहत आपने जो संरचनाएं बनाई या फिर जो भी आपने काम किया तो वो उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाया, वो बहुत पुअर कंडीशन में था। अब मतलब आप उसको जाके देखोगे तो लगेगा ही नहीं कि ये अभी बना है कुछ सालों पहले या फिर तुरंत ही बना है, क्योंकि क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो गया, काम करने के तरीके के साथ कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो फिर ऐसा लगता है कि टाइम, पैसा, रिसोर्स, एनर्जी सब खराब हुआ, है ना, कि काम करो तो ढंग से करो एटलीस्ट, और काम कराने वाले लोग भी उसमें शामिल होते हैं, है ना। तो डेटा ऑन इम्पैक्ट ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स, ये वाली बात सही है, उत्पादक संपत्तियों के प्रभाव पर काफी फर्क पड़ता है। जो गवर्नमेंट है वो मॉनिटर नहीं करती एक्चुअली में, मतलब आप दिखा तो रहे हो कि हाँ चलो ठीक है हम लोग कर रहे हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज उनको कंजर्व करने पर काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें, बट हकीकत में ना उसका ऑडिट उस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर ऑडिट होगा तो ऐसे में काम ढंग से हो पाएगा। इसके अलावा आप देखोगे कोई डेटा नहीं है गवर्नमेंट के पास कि वो ग्राउंड वाटर लेवल क्या चल रहा है, कितना वो कर रहा है, या फिर कितना इंप्रूवमेंट हो गई लोगों की लाइवलीहुड के लिए, मतलब ऐसे कोई सरकारी डेटा है ही नहीं। बस आप देखते हो, ऑडिट करते हो, चले जाते हो, या फिर ऐसे ऊपर ऊपर से देखा, या फिर जो बीच में मीडिएटर्स होते हैं उनसे पूछ लिया अरे सब सही चल रहा है, हाँ सही चल रहा है, चलो चलो ठीक है ओके। तो मतलब ग्राउंड लेवल पर वो चीज़ उतनी हो नहीं पाती। इसके अलावा इनएडिकेट फंड उतना नहीं मिल पाता जितना चाहिए, क्योंकि मनरेगा के तहत भाई बहुत लोग काम करते हैं, क्योंकि पैंडेमिक टाइम में आपने देखा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, ठीक है, तो मनरेगा ही काम आता है लोगों को ऐसे में। और मनरेगा में जो वृद्धि हुई है ना इस स्कीम के तहत, जितने लोगों ने रजिस्टर कराया वो पैंडेमिक टाइम
में आपको बहुत ज़्यादा दिखी होगी कि महामारी के बाद मतलब लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा रजिस्टर कराना शुरू किया, ठीक है। और ऐसे में क्या होता है कि सरकार ने जितनी नीड है उसके हिसाब से धन नहीं दे रखा। इसके अलावा इनसफिशियंट सपोर्ट, अपर्याप्त समर्थन है, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना 45 ईयर्स से वो 6% है, मतलब, और जबकि 100 दिन का आप रोजगार दे रहे हो तो वो पूरा सफिशिएंट हो नहीं पाता जितने लोगों को नीड के अकॉर्डिंग चाहिए होता है, ठीक है। पेमेंट डिले, कहते तो हैं कि टाइम से आ जानी चाहिए पर हकीकत में तो नहीं आती ना, तो भुगतान में काफी देरी हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर देने के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है, बहुत सारे सरकारी आदेश भी दे रखे हैं, बट स्टिल क्या होता है, बहुत ज्यादा विलंब हो जाता है, बहुत ज्यादा डिले हो जाता है, क्योंकि कोई ऐसा प्रोविजन है नहीं कि मान लो आप लेट दे रहे हो, आप डिले कर रहे हो, तो कोई ऐसा प्रोविजन भी बने ना कि लेट देने के ऊपर फिर ये वाली प्रॉब्लम आ जाएगी, या फिर आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है, या आप कुछ तो दो ना बदले में, उनको भी रिस्ट्रिक्ट करो कि वो भी डर के हमारे टाइम पे पेमेंट करें। पर ऐसा कुछ है नहीं, कोई प्रोविजन है नहीं, तो ऐसे में क्या होता है, कंपनसेशन हो जाता है पेमेंट्स का बहुत जगहों पर, ठीक है। तो कोई ऐसा प्रावधान है नहीं। करप्शन और इरेगुलरिटीज है, क्योंकि करप्शन कैसे है, आप वही चीज है कि आप दिखाते कुछ हो पेपर पर और होता कुछ है, हकीकत में वो बंदा मर चुका होता है बट स्टिल उसके नाम पर, मनरेगा के नाम पर पैसा आ रहा होता है, ठीक है। तो वो वाली चीज भी बहुत होती है कि वास्तविक में जो धनराशि की तुलना में जो आपका रियलिटी में जाता है वो काफी कम होता है, ठीक है। इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन भी काफी हो जाता है वेमेन्स के अगेंस्ट, या फिर जो बैकवर्ड ग्रुप्स होते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं वास्ट नंबर में जो अनरिपोर्टेड है, मतलब बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट्स दर्ज नहीं की जाती है ना, तो उनके साथ बहुत भेदभाव होता है इन सारे एरियाज में। अब है ये नेक्स्ट टॉपिक, राइट टू फूड, भोजन का अधिकार, ठीक है। ये और हमारा रह रहा है, तो इसको थोड़ा सा बेसिक देखते हैं, फिर इसका थोड़ा सा आर्टिकल वाला पार्ट देखेंगे। देखो, दैट इज ट्रू कि खाना हम सबके लिए जरूरी है, मतलब ये राइट टू लाइफ के साथ ही जुड़ जाता है, क्योंकि खाओगे, अब हम, मैं कहती हूँ आपको जीने का अधिकार है, तो भाई जियोगे कैसे अगर खाना ही नहीं मिलेगा, तो है ना। तो जीने के लिए खाना तो पड़ेगा ही, चाहे थोड़ा ही खाओ, पर इतना तो चाहिए कि आप सरवाइव कर सको। अब ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी खा लोगे तो आपको हो जाएगा कि चलो खाना मिल गया हो गया, नहीं, प्रॉपर न्यूट्रिशन जो मिलना चाहिए एक बॉडी को, जो जरूरत है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, है ना। सो बहुत सारे मैन वेमेन है, बहुत सारे चिल्ड्रन है जो आप देखोगे इतनी सारी क्रोनिक डिजीज से सफर कर रहे हैं, वो मतलब उनकी बॉडी नरिश नहीं है, या न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज्यादा कमी है। आप देखोगे एनीमिया की, मतलब अक्सर जो विमेन्स है 30+ आप औरतों का वो चेक कर लो पूरा डेटा, या फिर उनके टेस्ट कर लो, हर जगह आप देखोगे कि विमेन्स में एनीमिया मिलता ही मिलता है, इतनी खून की कमी मिलती है हद से ज्यादा। तो ये सारी चीजें यूनाइटेड नेशन ने भी अपना FAO बना रखा है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने भी मतलब एक्सट्रीम हंगर की बात की है इसमें, इन्होंने रेशो दिया कि हाँ जो हमारी कैलोरीज रियलिटी में हमें चाहिए ना, मतलब सरवाइव करने के लिए, उससे बहुत कम लोगों के पास है, तो लाइक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग मर रहे हैं। आप देखोगे किसकी वजह से, स्टार्वेशन की वजह से, भूख की वजह से, क्योंकि आपको पता है जो माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है, वो बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है आपके कुछ रूरल एरिया में, कुछ ऐसे इलाकों में जहां पर लोगों के पास सर्वाइवल के लिए कुछ भी नहीं है ना। सो हिडन हंगर बोल देते हैं माल न्यूट्रिशन को, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है आपकी बॉडी में कमी होने लग जाती है न्यूट्रिएंट्स की, तो शुरुआत में तो हम ध्यान नहीं देते उतना कि अरे चलो ठीक है कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, रोटी तो खा ही रहे हैं ना, या फिर मतलब कुछ पर्टिकुलर चीजें खा रहे हैं तो चलो ठीक है शरीर चल रहा है। बट धीरे धीरे आपको नहीं पता कि वो हिडन हंगर ही आपकी डेथ का कारण भी बन सकती है एक टाइम बाद, क्योंकि जो बॉडी को चाहिए प्रॉपर कैलोरीज, प्रॉपर प्रोटीन्स चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो आप दे नहीं रहे हो, आप इनटेक नहीं कर रहे हो। सो उनकी इनएडिकेट की वजह से, अपर्याप्तता की वजह से सम टाइम हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो जाती है, ठीक है। सो माल न्यूट्रिशन नेसेसरली इनकम्पेस अंडर नरिशमेंट। आप एक चीज देखो कि कुपोषण में ना आवश्यक रूप से अल्प पोषण शामिल है, मतलब आप कह रहे हो माल न्यूट्रिशन है, रीजन तो यही है ना कि जो भी अंडर नरिशमेंट, जो भी आपको चीजें चाहिए आप उनको नहीं ले रहे हो, है ना। तो ये सारी चीजें जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, कोई प्रॉपर जितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए इनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है, तो उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है कि एक ना रहता है कि ये पर्सन है, जैसे मान लो, तो इस पर्सन को प्रॉपर फिक्स है कि हाँ भाई आपको इतनी कैलोरीज चाहिए, इतना आपको फैट चाहिए, ठीक है, इतना प्रोटीन चाहिए, तो एक सारी चीजें फिक्स रहती हैं कि एक बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। तो पता है कि अगर छोटे बच्चों को जितनी कैलोरीज चाहिए, बड़े को डेफिनेटली उसके कंपैरिजन में अलग रेट में चाहिए होंगी, राइट। सो कॉमन रेट तो नहीं हो सकता, तो वही चीज है कि हम सबका वो अलग अलग रेट है जिसके हिसाब से हमें उस चीज को लेना चाहिए, बट नहीं लेते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। और इसके अलावा जो आपका कुपोषण है ना, वो आप देखोगे अकाल की तुलना में काफी शांत है, मतलब वो ये कह रहे हैं जो माल न्यूट्रिशन है इज क्वाइटर देन फेमाइन, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप जब कुपोषित होते हो ना तो वो धीरे धीरे करके मरते हो, मतलब एकदम नहीं मरा जाता। ऐसा नहीं है कि एकदम से आज मैंने कुछ खाया नहीं तो आज ही मैं कुपोषित हो गई, आज ही मर गई, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, है ना। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए कि जो आपकी बेसिक चीजें हैं
आपको उसकी तरफ ध्यान देना। एक चीज़ और है कि आपकी जो मीडिया है ना, मीडिया इसकी तरफ ध्यान नहीं देती। मान लो कि फेमाइन आया, ठीक है, तो और कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग क्या है, कुपोषित भी हैं, तो जो आपका मीडिया है ना वो तो दिखाएगी कि भाई अकाल पड़ गया, ये हो गया, वो हो गया, पर कभी ये वाले केसेस को कभी नहीं दिखाया जाएगा जो कुपोषित वाले केसेस होंगे, है ना। लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है और बहुत सारी प्रॉब्लम है कि आप देखोगे कि लोग इतनी सारी डिजीज से सफ़र कर रहे होते हैं बट उनके पास स्टिल कोई प्रॉपर वे नहीं होता कि वो उस चीज़ से निकल पाए। इसके अलावा एक चीज़ और है कि यहाँ पर हम देखें तो जैसे जो आपका माल न्यूट्रिशन है उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी बढ़ती हैं धीरे धीरे। जैसे आप बहुत बीमार रहने लगते हो, सीरियस फिजिकल एंड मेंटल इफेक्ट्स होने लग जाता है, मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रभाव पड़ते हैं आपकी बॉडी पे। तो इस चीज़ का बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा लैक ऑफ ब्रेन सेल डेवलपमेंट, इनएडिकेट ग्रोथ। भाई एक बात बताओ, जब मेरी बॉडी को जो प्रॉपर खाना चाहिए मैं वो खाऊंगी नहीं तो मेरी बॉडी ग्रो कैसे करेगी, तो ग्रोथ रुक जाएगी। प्रॉपर आपका जो माइंड है, जो हमारे सेल हैं ब्रेन के, वो डेवलप नहीं हो पाएंगे। हमारी बॉडी में जो नेचुरली ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। तो ये भी एक सारी चीज़ें हैं। ये उसका बैकग्राउंड है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में यू कैन राइट इट डाउन। इसके अलावा आप देखोगे कि जो राइट टू फूड है ये एक ह्यूमन राइट भी है और साथ ही एक फंडामेंटल राइट भी है। तो अभी मैं ह्यूमन राइट के कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ, देन आई लेट यू नो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। सो राइट टू फूड एक ह्यूमन राइट है भाई, मानव होने के नाते मिला है, मानव अधिकार है कि आप एक इंसान हो तो आप खाना खाओगे ही खाओगे, ठीक है। तो इस चीज की तरफ ध्यान है। इसके अलावा इट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग टू लिव इन डिग्निटी फ्री फ्रॉम हंगर, फूड इनसिक्योरिटी एंड माल न्यूट्रिशन। देखो सीधी सी बात है कि सभी मनुष्य को, मतलब हम सब इंसान हैं, हम सबको ये राइट टू जो फूड मिला है ह्यूमन राइट में, इसीलिए इसको काउंट किया कि भूख, खाद्य असुरक्षा, कुपोषण से मुक्त होकर सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है, कि आप अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हो, आपको प्रॉपर खाना मिलना ही चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। इसके बाद एक और है, राइट टू फूड इज नॉट अबाउट चैरिटी। वो कह रहे हैं कि भोजन का अधिकार दान देने के बारे में नहीं है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे मान लो कि आपने किसी को दान दे दिया तो ये सोचोगे कि मैंने उसको भोजन का अधिकार दे दिया, नहीं। देखो दान देना इज डिफरेंट थिंग, पर एक पर्सन का राइट है। अगर आपकी सरकार आपको कहती है कि मैं आपको राइट टू लाइफ दे रहा हूं, तो आप अपनी गवर्नमेंट से बोल सकते हो कि अगर राइट टू लाइफ मुझे मिल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है ना प्रैक्टिकली, तो जीऊंगी कैसे जब खाऊंगी नहीं, तो है ना। तो बेसिक चीजें तो चाहिए। या फिर मान लो मैं बीमार हूं, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, तो मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊंगी। तो बेसिक नीड्स की बात होती है, तो उसमें ही ये सारी चीजें भी होती हैं। इसके अलावा हर किसी के पास ये राइट है कि भाई आपको ये इंश्योर करता है राइट टू फूड कि भाई आप सब क्या है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो और अपना जो सर्वाइवल है वो देख सकते हो। प्लस और क्या है कि आप सम्मान पूर्वक अपना पेट भरने की क्षमता रखते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राइट टू फूड इज अ लीगल राइट। ये कानूनी अधिकार में भी काउंट होता है क्योंकि इसको प्रोटेक्ट किया जाता है अंडर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एंड ह्यूमैनिटेरियन लॉज, ठीक है। मतलब भोजन का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार और मानवीय कानून के तहत भी संरक्षित होता है। और दूसरी बात क्या है कि इसको इंटरनेशनल लॉ के थ्रू भी मतलब क्या किया जाता है, कोशिश की जाती है कि आप इसका पूरा का पूरा दायित्व किस पे छोड़ोगे, राज्य पे, कि स्टेट की ये ड्यूटी है कि स्टेट इसको क्या करेगा, फुलफिल करेगा। इसके अलावा सारे ह्यूमन बीइंग को, मतलब जितने भी इंसान हैं, आप बस इंसान हो इतना होना काफी है, ठीक है। सो आपको राइट टू फूड मिलना चाहिए। अब राइट टू फूड में ऐसा तो नहीं है कि मैंने आपको कुछ भी दे दिया खाने को, कुछ भी, मतलब मैं आपको कच्चा खाना भी दे दूंगी तो मैं कह दूं नहीं यार मैंने तो आपको दे दिया खाना, नहीं। मतलब आपको पहली बात तो सफिशियंट क्वांटिटी हो, मतलब ऐसा ना हो कि आप की क्षमता हो 4 रोटी खाने की, मैंने आपको आधी दे दी और मैंने बोल दिया यार हो गया राइट टू फूड आपका, बात खत्म। ऐसा तो नहीं होता है ना। तो आप प्रॉपर क्वांटिटी में जितना सफिशिएंट चाहिए वो न्यूट्रिशियन होना चाहिए खाना अच्छा आपका, ठीक है। कल्चरली एडिकेट होना चाहिए। यार एक बात बताओ, अगर मैं नॉनवेज नहीं खाती और आप मुझे नॉनवेज दे दो खाने को, हालांकि वो एक अलग केस हो जाता है कि जब आप बिल्कुल ही भूख से तड़प रहे होते हो तो आप मजबूरी में कुछ भी खाओगे, दैट इज डिफरेंट थिंग। हम उस केस की बात नहीं कर रहे, हम जर्नली बात कर रहे हैं कि जो आपका न्यूट्रिशन है, जो कल्चरली एडिकेट है, आप उन्हीं चीज़ों को तो खा पाओगे ना सर्वाइव करने के लिए। क्योंकि यहाँ ये वाली बात हो जाती है, अभी हमने इससे पहले पढ़ा था ह्यूमन राइट्स में कि सम्मान पूर्वक खाना खाना, राइट। सो जो आप खा सकते हो, मतलब चाहे वेज हो चाहे नॉन वेज हो, जो जो खा सके उसके अकॉर्डिंग आप उसको प्रोवाइड कराओ। और हालांकि हकीकत बात तो ये है, जब राइट टू फूड की बात आती है तो कोई इतना नहीं देखता, मतलब सीधी सी बात है, आपको नॉर्मल बेसिक जो दाल रोटी है वो मिल जाए तो वो भी बड़ी बात हो जाती है, राइट। इसके अलावा ये कहते हैं कल्चरली एडिकेट, फिजिकल एंड इकोनॉमिकली एक्सेसिबल हो, मतलब
पोषण सांस्कृतिक रूप से पर्याप्त हो, शारीरिक और आर्थिक रूप से भी काफी सुलभ हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसमें 3 एलिमेंट आते हैं फूड, राइट टू फूड में, कि आप जब राइट टू फूड की बात करते हो तो ये कहते हैं सबसे पहली बात तो अवेलेबिलिटी हो, उपलब्धता हो, ठीक है, एडिकेसी हो, पर्याप्तता हो, एसेसिबिलिटी ऑफ फूड हो, मतलब पहुंच हो, कि आप उस फूड तक पहुंच पाओ। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं राइट टू फूड के कॉन्टेक्स्ट में। इसके अलावा आप देखोगे अवेलेबिलिटी रेफर करता है टू इनफ फूड बीइंग प्रोड्यूस्ड फॉर बोथ एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, मतलब वो ये कहते हैं अवेलेबिलिटी की बात है। जैसे आपका जो किसान है भाई, वो अगर खेतों में सारी चीजें मतलब आपकी जो भी उगाई जा रही है, प्रोड्यूस की जा रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि रोज के हिसाब से हम उगाते हैं कि आज हम उगा लेते हैं जिससे हम आज खा पाए, ज्यादा से ज्यादा कल खा पाए, ऐसा तो नहीं है। आप कोशिश करते हो आज भी खा पाए, हम कल भी खा पाए, मतलब आगे आने वाले पूरे साल तक हमारा वो चीज चले, फिर नेक्स्ट ईयर हम वापस एक सीजन आएगा ग्रो करने का, फिर वो प्रोड्यूस होगा, फिर वो पूरा साल चलेगा। समझ रहे हो? तो फ्यूचर की तरफ भी आपको ध्यान रखना है, प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन को भी ध्यान में रखो। इसके अलावा इसमें स्थिरता की बहुत बात होती है, इसमें बात होती है सस्टेनेबिलिटी की, कि आप सस्टेनेबिलिटी को यूज करो कि हाँ भाई चीजें आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सस्टेन कर पाए। लॉन्ग टर्म में अवेलेबिलिटी हो, तभी आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि हम सब, ऐसा तो कभी नहीं है ना, मतलब हम सबके घरों में जैसे या तो जहां हम रह रहे हैं नहीं तो गाँव में है, मतलब ऐसा होता ही होता है कि जो हमारी मम्मी है या फिर जो हमारे पेरेंट्स हैं बेसिकली, वो क्या करते हैं कि ऐसा नहीं है कि आज का गेहूं है घर में और रोज के लिए कहीं ना कहीं से अरेंज हो रहा है, मतलब ऐसा जो गरीबी वाले रेखा वाले लोग हैं वहां सर्वाइव होता है, ट्रू। बट स्टिल आप एक चीज देखोगे कि आप लॉन्ग टर्म की अवेलेबिलिटी देखते हो, घर में एक एक महीने के हिसाब से आपका वो राशन या जो बेसिक नीड्स हैं, कि हाँ भाई इतना आटा हो कि आपका 15 दिन चल जाए, 10 दिन चल जाए, कि हाँ लॉन्ग टर्म की अवेलेबिलिटी हो, क्योंकि ऐसा नहीं होगा ना कि रोज रोज, क्योंकि हो सकता है आज अरेंज ना हो पाए, सो यू विल ट्राई कि हाँ भैया 10 दिन का तो कम से कम मैं अरेंज करके रख लूँ, है ना। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट की तरफ ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है इन सब के साथ साथ। राइट टू फूड एक फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट में आप देखते हो जब आप कहते हो राइट टू लाइफ है, आपको लाइफ डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है ना, पूरी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, तो वो आप किसके तहत कह रहे हो? आर्टिकल 21A में, वो 21 में कह रहे हो, सॉरी 21A क्या है आपका? वो तो राइट टू एजुकेशन है, राइट। सो राइट टू लाइफ है 21 में। अनुच्छेद 21 में क्या है आपका? जीवन जीने का अधिकार है, और उसी के तहत आता है भोजन का अधिकार, क्योंकि वो उसी में ही अंतर्निहित है ना, जब खाऊंगी नहीं तो जीऊंगी कैसे, तो इसलिए वो इंटर रिलेटेड हो गया, राइट। ऐसे ही आप देखोगे आपका डीपीएसपी में आर्टिकल 39A में भी यही बात हो रही है, किस चीज की गारंटी कर रहा है कि जो फंडामेंटल राइट आपको मिल रहा है ना, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी शुड बी रीड विद 39A, वो कह रहे हैं इसको इसके साथ मिलाकर पढ़ो, है ना, और 47 के साथ मिलाकर पढ़ो, तो अब आपको समझ में आएगा कि ये स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस राइट को प्रॉपर अच्छे से लागू करा पाए, ठीक है। 39A में है क्या अब ऐसा? तो डीपीएसपी है जिसमें बात की गई है फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री रिक्वायर्ड द स्टेट टू डायरेक्ट its policy towards securing that all its citizens have the right to an adequate means of livelihood। देखो कहने का मतलब ये है कि यहाँ इन्होंने वही बोला है कि जो आपका राज्य है, मतलब मौलिक अधिकार में तो है ही है, साथ साथ नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी है कि राज्य को अपनी ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे वो ये चीजें सुनिश्चित कर पाए कि जो आपके आम नागरिक हैं, सभी नागरिक हैं, उनकी आजीविका के पर्याप्त साधन हो पाए, लोगों की जो बेसिक नीड है ना, जो आम जरूरतें हैं वो पूरी हो पाए। ऐसे ही आप 47 में देखोगे, इसमें भी वही है कि स्टेट की ड्यूटी है कि वो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, है ना, पीपल एज अ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको रेज करे। कहने का मतलब अनुच्छेद 47 में प्राथमिक जिम्मेदारी के रूप में कि लोगों के पोषण स्तर में और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए राज्य अपना कर्तव्य पूरा करेगा कि ज्यादा से ज्यादा ये चीजें फुलफिल हो पाए। इसके अलावा राइट टू फूड आर गारंटीड फंडामेंटल राइट में माना जाता है। ये क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर ये इन्फोर्स नहीं होता तो फिर आप आर्टिकल 32 का यूज कर सकते हो ना, कि मेरे अधिकार पूरे नहीं हो रहे, तो 32 में क्या है आपका? वही है कि आप न्यायालय जाओगे, फिर कोर्ट जाओगे, रेमेडीज है इसमें पूरी, ठीक है। इसके अलावा ऐसा आपका कमीशन भी है जो इस चीज के लिए वर्क करता है, फंडामेंटल राइट के साथ साथ किस चीज के लिए? फ्री फ्रॉम हंगर, है ना, दैट स्टार्वेशन कंटिन्यूज अ ग्रोथ डिनाइल एंड वायलेशन ऑफ दिस राइट। देखो अगर लोग भुखमरी से मर रहे हैं, मतलब फंडामेंटल राइट होते हुए भी, लीगल राइट है, ये ह्यूमन राइट है, इतना कुछ होते हुए भी राइट टू फूड का, तब भी लोग स्टिल अगर मर रहे हैं भूख से, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये अधिकार का खंडन है और उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे देश के अलग अलग हिस्सों में आपका क्या है? मिस गवर्नेंस भी एक रीजन है कि सरकार ने, सेंट्रल ने, स्टेट ने आपको अलाउ तो कर दिया है, फिर आपको प्रोवाइड करा दिया, बट जो नीचे ग्राउंड लेवल पर जो लोग काम कर रहे हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे, तो मिस गवर्नेंस का भी एक रीजन बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी आपके पब्लिक सर्वेंट्स जो कमेटी का पार्ट है वो देखते हैं कि किस तरीके से आपके जो पॉलिसीज हैं वो पूरी नहीं हो पा रही, और आज भी लोग भुखमरी की वजह से मर रहे हैं कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है, और डिफरेंट कंट्रीज में। इट्स नॉट ओनली इन इंडिया,
ये आप देखोगे हर अलग अलग कंट्री में ये वाली कॉमन प्रॉब्लम मिलती है आपको। तो इसी के लिए आपका एक प्रोविजन बना हुआ है, प्रोटेक्शन बना हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। ये एक ऐसे आयोग को बिठाता है, एक ऐसी मतलब आयोग है जिसने इसके बारे में बात की है कि हाँ भाई ये सच में एक चिंता का विषय है, इसके ऊपर सोचा जाना चाहिए, ये बहुत कंसर्न की बात है, ठीक है। इसके अलावा कमीशन ने ये भी ऑब्जर्व किया है, यूनिवर्सली अगर देखा है कि जो आपकी स्टेट है, जो आपकी सिविल सोसाइटी है ना, वो काम करती है इरेडिकेट करने के लिए पॉवर्टी को, हंगर्स को। जैसे आपका इसमें देखोगे कि सार्वजनिक रूप से आपका राज्य, नागरिक समाज वो गरीबी को, भूख को मिटाने के लिए हर संभव प्रयास करता है जितना वो कर सकता है। एक मानव की, व्यक्ति की जो गरिमा होती है, जो उसका मूल्य है, उसको पूरा करने के लिए वो हर संभव प्रयास करेगा, हर संभव कोशिश करेगा, ठीक है। और इसीलिए क्या किया, MDG जो आपके गोल है ना, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, वहां पर इनको रखा गया। इवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी इनकी बात की जाती है ना। और इसमें सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी सरकार की, हम लोगों की, मतलब हम सबके आपस में मिलकर ही अपन काम करेंगे इस चीज पर, तभी वो चीज फुलफिल हो पाएगी ना। तो जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इस पर बहुत काम करती है, वो कोशिश करती है कि वर्ल्ड में, मतलब वर्ल्ड की सारी सरकारें है ना मिलकर इन सारी चीज़ों से निकलने की कोशिश करती हैं, रेडिकेट करने की कोशिश करती हैं कि वर्ल्ड में जितने भी गरीब लोग हैं, जो भी लोग भूख से सफ़र कर रहे हैं, है ना, तो उनको कम से कम हम ऐसी फैसिलिटी दे दे तो कम से कम कोई भूख से तो ना मरे, है ना। तो मतलब ये तभी तो हम रोटी कपड़ा मकान को बेसिक नीड्स में डालते हैं सबसे पहले, और उसमें भी हम रोटी की सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि भाई जब शरीर में कुछ जाएगा ही नहीं, जीऊंगी ही नहीं, तो फिर कैसे कपड़े पहनूंगी और कैसे कहाँ जाके रहूंगी, समझ रहे हो। सो कहने का मतलब ये है कि फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपने जो कपड़ा पहना है आप उसी में सर्वाइव कर लोगे पूरे टाइम, क्योंकि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास खाना ही नहीं है। तो पहले खा लो, पहले अपना शरीर ठीक कर लो, उसके बाद फिर आप अपने अकॉर्डिंगली चीजें कर लेना, ठीक है। सो ये आपका पार्ट कंप्लीट हो गया, क्या नाम है, राइट टू फूड वाला एंड मनरेगा वाला। सो होप मतलब इट विल हेल्प यू। इसके अलावा थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और जैसा भी होगा, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ डू शेयर, है ना, कमेंट्स वगैरह में बता देना मुझे, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, शेयर कर लेना, 1000 का टारगेट है, पहुंचा दो आराम से भाग के जल्दी से। तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।